हाँ सर, मैं शिवजीराम बलोदा पुनः एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि कल दिनांक 29 जनवरी 2023 को जो सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर हुआ था आरपीएससी के द्वारा जो लिया गया था, तो उसके 80 क्वेश्चनों का आंसर हमने कल एक पार्ट में दिया था जो द्वितीय पारी का प्रश्न पत्र है। तो उसी द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र के 20 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम अलग से एक पार्ट में देंगे, तो आज ये उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। और एक और विशेष निवेदन साथियों, ये 20 प्रश्न जो साइकोलॉजी का पैटर्न तय कर रहे हैं, ये आगामी जो रीट मेंस और जो सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन की वैकेंसी आएगी उनके लिए भी ये एक पैटर्न सेट करता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन प्रश्न पत्रों को थोड़ा ध्यान से देखें और अपनी जो भी नोट्स की कॉपी है या साइकोलॉजी की जो आप पुस्तक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं आप, उसमें ये 20 क्वेश्चन आप अपने ऐड कर लें, क्योंकि पैटर्न कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द रहने वाला है आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पेपर सीरीज थी ST 22 और पेपर सीरीज थी D नंबर वाली, तो उसी प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि द्वितीय पारी जो 29 जनवरी 2023 को जीके का पेपर द्वितीय पारी यानी इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, उसका सॉल्यूशन है ये, और पेपर कोड है D नंबर वाला। तो शुरू करते हैं। हाँ, 18वां क्वेश्चन उस पेपर में था। पहला क्वेश्चन था ये साइकोलॉजी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन था यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा ऑप्शन था ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन था ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। और चौथा क्वेश्चन था ये अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही आंसर होगा। आप एक बार फिर से देख ले चाहे ऑप्शंस को, क्योंकि इतना जटिल प्रश्न नहीं है ये। दूसरा क्वेश्चन जो उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 था, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, ये है निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? और निर्धारक हैं A नंबर पर वंशानुक्रम, B पर पोषण, C पर विद्यालय में खेल, D पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनमें सही कूट का चयन कीजिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए पहले नंबर पर वंशानुक्रम, दूसरे पर पोषण, तीसरे पर विद्यालय में खेल और चौथे पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यानी जो ABCD का क्रम है वही कूट का क्रम भी है। तो आंसर हो जाएगा नंबर 2 वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 संवेदी गामक अवस्था और नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन जो 4th नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ 23 है इस पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले 4 ऑप्शन है। पहला नंबर वाला है इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। दूसरा है इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तीसरा है इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। चौथा है इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए नंबर 3, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर वाला। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। आगे पूछ रहा है विकासात्मक दिशा का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? और इसका आंसर है, इसके 4 ऑप्शन है वर्तुलाकार, रैखिक, सिफेलोकोडल जिसको मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं, और नंबर 4 है प्रोक्सीमोडिस्टल। तो जो केंद्र से परिधि की ओर विकास का सिद्धांत है ये कहलाता है प्रोक्सीमोडिस्टल। तो नंबर 4 जिसको निकट से दूर भी कहते हैं, तो ये आंसर होगा। 6th क्वेश्चन था साइकोलॉजी का इस पेपर में। पुनर्बलन संबंध की मजबूती
या शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, पुनर्बलन संबंध की शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, केवल पुनर्बलन का ही इफेक्ट पड़ रहा है, दंड का नहीं। अधिगम का ये नियम जाना जाता है। तो साथियों, इस नियम को कहते हैं प्रभाव का नियम, और पहला ही ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। अगला 26 जो इस पेपर का क्वेश्चन है, और वैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। ओलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है। तो इन शील गुणों को जाना जाता है केंद्रीय शील गुणों के नाम से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इन्होंने दे दी और पूछ लिया कि ये शील गुण कौन से शील गुण है, तो ये केंद्रीय शील गुण कहलाते हैं। नंबर 3 वाला इसका आंसर होगा। अगला 8वां क्वेश्चन है, और इस पेपर का 27 नंबर का क्वेश्चन है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो इसका आंसर होगा तत्परता का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 1। बाकी उपयोग एवं अनुपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये नियम भी आप अपनी साइकोलॉजी की बुक से देख लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि ऑप्शंस को भी सर्च करें, तभी आप इस पेपर को अगर पूरी तरीके से आप सर्च करना चाहते हैं, पूरी तरीके से सोल्व करना चाहते हैं, तो प्रत्येक ऑप्शन को भी आप देखें। समय ले लें, चाहे 5-10 घंटे का समय ले लें, एक दिन में पूरा हो जाएगा ढंग से। यहाँ तो हम क्वेश्चन आंसर्स की ही बात करेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, 9th नंबर वाला क्वेश्चन है, और इस पेपर का 28। निर्मितिवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो इसका आंसर होगा विस्तार, नंबर 2 वाला। पहला ऑप्शन था व्याख्या, दूसरा विस्तार, तीसरा संलग्न और चौथा खोज। तो आंसर होगा विस्तार, नंबर 2 वाला। 10वां नंबर का क्वेश्चन है और इस पेपर का 29th वाला। निम्नलिखित में से कौन सा गिलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो आयाम है, पहला आयाम है संक्रिया और उसका तत्व है मूल्यांकन। तो ये ही इसका सही मिलान तो ये नहीं बैठ रहा है। दूसरा विषय वस्तु, इसका संज्ञान होता है, ये बिल्कुल सटीक है। तीसरा उत्पाद और इसका स्मृति बैठता है। तो 2 और 3 वाले सही है, यानी बी और सी सही है। तो इस हिसाब से सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का, और यहाँ 30 नंबर का है। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय यानी ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है व्यावहारिक, और यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा। तो व्यवहारिक बुद्धि की डेफिनेशन देके पूछ ली गई है। तो इस प्रकार से इन चारों जो शेष 3 ऑप्शन है, इनकी बुद्धि की भी आप डेफिनेशन देख ले, अंतर्व्यक्तिक की, विश्लेषणात्मक की और सामाजिक की। ठीक है, और आप ये जो साइकोलॉजी का अध्ययन करें तो कोशिश ये करें कि राजस्थान बोर्ड की 11th और 12th की बुक्स का अध्ययन करें। और अगर आपने वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आप इसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत हार्ड है, आपके समझ में, देखो समझ में तो आ जाएगी, लेकिन बेहतर होगा कि एनसीईआरटी तो आप इंग्लिश वाली बुक पढ़े, वो ज़्यादा करेक्ट है 11th और 12th क्लास की। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, और यहाँ इस पेपर में 31। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है? तो प्रक्षेपी विधियों के बारे में पूछा जा रहा है। अगर जिस साथी को प्रक्षेपी विधियों के नाम याद हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली पता कर लेगा। तो ए नंबर पर है शब्द साहचर्य। देखो, शब्द साहचर्य व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं होती है। नंबर 2 है वाक्य पूर्ति, ये भी प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है। अच्छा, नंबर 3 पर है समाज मिति, ये प्रक्षेपी विधि है। नंबर 4 है व्यक्ति अध्ययन, और ये भी प्रक्षेपी विधि है। तो केवल 3 और 4 वाला ही सही आंसर है, यानी सी और डी। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 4th नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, और इस पेपर का 32। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तो इसको साथियों दमन कहते हैं। शेष सभी विधियों का भी आप डेफिनेशन देख लें,
प्रक्षेपण, विस्थापन और प्रतिगमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है इस पेपर का 33। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो 1 नंबर पर है प्रेरक, 2 पर है प्रोत्साहन, 3 पर है आवश्यकता, 4 पर है प्रणोदन। तो इसका आंसर होगा प्रोत्साहन, नंबर 2 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम देखो, पहले नंबर वाला तो है उन्नत कोर्स प्रदान करना। अच्छा, दूसरा कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना, ये संवर्धन कार्यक्रम नहीं है, तो आंसर तो नंबर 2 ही हो गया। आगे भी देख लेते हैं। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, ये भी संवर्धन कार्यक्रम है। और विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, ये भी संवर्धन कार्यक्रम है। अगला 16वां नंबर का क्वेश्चन है और इस पेपर का 35। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है? थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। तो 4 हैं ऑप्शन। नंबर 1 प्रदीपन, नंबर 2 संशोधन अथवा सत्यापन, नंबर 3 तैयारी और नंबर 4 उष्मायन या उद्भवन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 प्रदीपन। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? तो नंबर 1 था आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक, नंबर 2 उपलब्धि अभिप्रेरणा, नंबर 3 संबंधन अभिप्रेरणा और नंबर 4 सत्ता अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। 18वें नंबर का क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? यानी सुपर का जो वर्गीकरण है तो उसमें से ये कौन सा होगा, कौन सी अभिरुचि होगी, कौन सा एप्टीट्यूड होगा? नंबर 1 आविष्कारिक, नंबर 2 मापित, नंबर 3 व्यक्त और नंबर 4 प्रकट। तो प्रकट इसका सही आंसर है, नंबर 4 वाला। 19वें नंबर का क्वेश्चन और इस पेपर का 38 नंबर वाला क्वेश्चन है। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो पहली तकनीक है सरल शब्दों में निर्देश देंगे, दूसरी है ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करेंगे यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, नंबर 3 है मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति करेंगे और नंबर 4 है उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर नंबर 4 वाला है, यानी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, यानी तीसरा कथन इसमें नहीं आएगा। जो कथन मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, वो इसके अंतर्गत इस शिक्षण टेक्नोलॉजी में ये नहीं आएगा, बाकी सभी टेक्निक्स में ये काम में आएंगे तीनों। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही आंसर है, यानी कूट नंबर 4। 20वां क्वेश्चन और इस पेपर का साइकोलॉजी का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला कथन है अभिवृत्ति जन्मजात होती है, बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा कथन है अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारिक नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है सही कूट का चयन करना है, तो दूसरा कथन भी सही है, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक घटक नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन था अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 वाला है अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, बिल्कुल सही बात। एप्टीट्यूड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, यानी सी वाला नहीं होगा और इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी, यानी ये तीनों करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से कूट नंबर 4। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, चलते हैं, जय हिंद। और एक और मेरा विनम्र निवेदन है फाइनली कि आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जो पेपर है वो अमूमन लगभग एज इट एज इसकी पूरी आंसर की राजस्थान बोर्ड की पुस्तक जो 11वीं और कक्षा 12वीं की पुस्तकें हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, तो उन पुस्तकों से ही उठाए गए हैं। मैंने भी उन्हीं पुस्तकों से इनके आंसर डिटेक्ट किए। फाइनली मैं इतना ही कहूँगा कि आप यदि वो पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं और अगर यदि आपके पास समय है
तो आप उन पुस्तकों को देख लेवे। और यदि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप उन पुस्तकों को पढ़ सकें, तो आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि जो पुस्तक आप पढ़ते जा रहे हैं उसी को पढ़ें, बार बार अभ्यास करें। लेकिन पेपर ये एक पैटर्न है, ये एक सेम टू सेम ऐसा ही पेपर जो प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं आगामी दिनों में, तो उसमें रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद। आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।